मित्रों नमस्कार। अभी हम लगातार हमारे पड़ोसी से नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं से बड़े परेशान चल रहे हैं और बुरा भी लगता है जिस तरह से अटैक करना पड़ा और वहाँ स्थिति चरमराई, आर्थिक रूप से भी टूटा और कई देशों का उसको नेगेटिव रूप से सामना भी करना पड़ा। लेकिन हरकतें अच्छी नहीं हो तो ये तो दिक्कत होती ही है। फिर दूसरा, भारत से टकराने की उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है कि वो क्यों टकराना चाहता है। कश्मीर की बात करता है, पीओके की बात करता है, तो नियम अनुसार तो वैसे ही चुप रहना चाहिए। आधा कश्मीर उसके पास है, आधा हमारे पास है, लेकिन नहीं, फिर टकराना शुरू कर दिया। जबकि सत्य है कि पीओके भी हमारा है, ये कश्मीर भी हमारा है, यहाँ तो उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं वो ना पड़ोस को सुख में रहने देते, ना उसके कारण खुद भी सुख में रहते। जिनकी ज़मीन हड़पने की आदत हो वो जनरली ऐसा करते हैं, कहीं ज़मीन ले लेंगे, मकान ले लेंगे और पड़ोस वाले को परेशान करना शुरू कर देंगे। नाना प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। चूँकि एक व्यक्ति सामान्य जीवन गुजारना चाहता है और भारत का तो स्वभाव ही कभी किसी से लड़ने वाला नहीं रहा। हमारे सनातन में, हिंदू संस्कृति में वाद विवाद की स्थिति ही नहीं रहती है। हर व्यक्ति का सम्मान करना, हर धर्म का सम्मान करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, क्योंकि हम सभी में भगवान को बराबर देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि हमारा मूल सिद्धांत है। इवन हम तो मनुष्य का पत्थरों में, जानवरों में, साग सब्जियों में, सभी में ही भगवान को देखते हैं और उसके अनुरूप हम उससे व्यवहार करते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले मंत्र पढ़ के भोजन करते हैं, ताकि कोई पाप बना हो तो पाप का नाश हो। जो भी हम काम करते हैं उसमें एक भगवत सत्ता कहीं छिपी होती है और इस गंभीरता के साथ हम दैनिक दिनचर्या का भी शुभारंभ करते हैं और समापन तक हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथ से कोई पाप ना बन जाए। लेकिन पड़ोसी है कि वो शुरुआती पाप से करता है। पड़ोसी उसके लिए रहना, पड़ोसी मुल्क हैं या उनके समाज के लोग हैं जो भारत में रहते हैं, वो भी कभी भी इस मामले को नहीं रहते हैं कि हम शांति के साथ रहें। भारत में भी जितने भी हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि हम कब भारत को पाकिस्तान गजबाए हिंद बना लें। उस तैयारी से वो 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं और नाना प्रकार की परेशानी झेलते हैं। पड़ोसी की बातों में आकर यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। उनको जो शिक्षा दी जाती है, मदरसे की शिक्षा दी जाती है, जहाँ उनको क्रूरताएँ सिखाई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से रोड जाम करना, जब कोई विपरीत परिस्थिति बनती है माँओं के साथ कैसे जाके बैठ जाना। क्योंकि भारत का संविधान बच्चों पर, महिलाओं पर हमले की परमिशन नहीं देता है, इसलिए ये लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। शाहीन बाग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और ऐसे कई जगह इस प्रकार के विवाद हुए हैं जिसमें कि महिला और बच्चों के लिए इस कौम ने आगे किया और विवाद की स्थिति बनाई। ऐसे ही समय में अब पाकिस्तान की स्थिति बन रही है। पाकिस्तान जब से कांग्रेस सरकार थी तब से तो सिर उठाता रहा। उसे लगातार लगा कि अब इनमें दम तो है नहीं और ज़रा सा कुछ करें तो चीन के थ्रू सरकारों को दबा दिया जाता था। तो हमारे यहाँ की जो विपक्ष की सरकार जब सत्ता में थी तो चीन के कहने पर वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब एक सत्ता प्रारंभ हुई और इस सत्ता ने अपने आप के गौरव को समझा, अपने देश के गौरव को समझा और हमारी कमजोरी को समझा कि लोग हमें कमज़ोर समझते हैं जब चूँकि हम उन पर अटैक नहीं करते हैं, तो उस स्थिति को भी मापा और एक तैयारी ठीक तरह से कर डाली। और पड़ोसी जिस तरह से हमारे यहाँ आता था, कश्मीर में उपद्रव फैलाता था, लाखों हिंदुओं को वहाँ से उन्होंने भगाया, लाखों हिंदुओं की वहाँ पर हत्याएं हुई, सरेआम हत्याएं हुई और हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब सरकार बदली, सरकार का मिजाज बदला और देशवासियों ने ऐसी सत्ता को बिठाया कि मुँह तोड़ जवाब उसने देना शुरू कर दिया। अब ऐसे समय में पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि अब जो स्थिति है, जिस तरह से अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें पाकिस्तान इतना टूट गया है कि अब 3 से 4 साल तक तो उसको खड़ा होने में लग जाएगा। वहीं जो उसके थ्रू भारत को परेशान करने वाले देश हैं वो अब लोन दिए जा रहे हैं उसको, ताकि अपनी स्थिति को सुधारे। और पाकिस्तान तो लोन से क्या स्थिति सुधारता है, वो तो हथियार खरीदता फिर लड़ना शुरू कर देता है। महात्मा गांधी ने भारत से जो पैसे दिलाए उसने उसी पैसे से युद्ध लड़ लिया। महात्मा गांधी अपनी प्रशंसा के चक्कर में लगे रहे, लोग मैं सर्वव्यापी नेता बन जाऊंगा, नोबेल प्राइज़ मेरे को मिलेंगे और मैं बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाऊंगा। वो उसी भड़ास में ही लगे रहे। लाखों हिंदू यहाँ पर मारे गए
और उन हिंदुओं के मारे जाने का उन्हें दुख नहीं था। लेकिन जैसे ही पूर्व के क्षेत्रों में जब मुस्लिमों पर अतिक्रमण शुरू हुए, उन पर अत्याचार शुरू हुए, तो तत्काल वहाँ पर भागे और हड़ताल करने के लिए बैठ गए। तो बंगाल में ये स्थिति थी और उनके हड़ताल करने से लाखों हिंदू बंगाल में मारे गए। तो नेहरू और गांधी ने लाखों लोगों की हत्याएं तो वैसे भी करवाई और पाकिस्तान उसी बात में लगा हुआ था कि इनमें दम नहीं है, जो चाहे करते रहो। वैसी स्थिति में फंस गया। अब पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, खाद्यान्न संकट से भी जूझ रहा है, अब पानी का संकट एक नया वहाँ पर आ पहुँचा है, गरीबी वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से चल रही है। दूसरे देशों का जो पहले सहयोग मिल जाता था, उनका तो सिद्धांत था लोन लो और घी पियो, उनका सबसे बड़ा पैसा मिल जाए, उनको तो बस सबसे अच्छा काम होता था। लौटाना उनको है ही नहीं, पैसे लेना है उधार, बची कुची ज़मीनें उनको दे दो। ये जो उनकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग अब जीरो हो रही है, क्योंकि 2027 से जब शुक्र की महादशा शुरू हुई, तब से ही 2007 से 27 तक का जो समय है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा समय नहीं है। और विशेष रूप से अभी जो समय चल रहा है, शुक्र की महादशा बुध की अंतर्दशा 26 जुलाई 23 से चली 26 मई 2026 तक। तो अभी तो एक स्थिति यहाँ बेकार ही है 26 मई 26 तक। और बुध चल रहा है, बुध इसका मार्केज भी है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनका जो परमाणु बम है वहीं फट गए। मैंने तो एक वीडियो में बोला भी था कि जो चीन के और पाकिस्तान के परमाणु बम हैं, ये जब युद्ध होगा तो वहीं फट जाएंगे, जैन के रखे हुए हैं, ये चला भी नहीं पाएंगे उनको। जो परिस्थिति निर्भर होगी ऐसी हुई। मेरे पुरानी वीडियो देखना, उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि भारत, जब आप कोई शांति के साथ काम करते हो तो प्रकृति आपके साथ काम करती है। जब प्रकृति काम करती है तो प्रकृति का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो ऐसे समय में प्रकृति भारत के साथ होती है और भारत की स्थिति में सुधार हो जाता है। तो सबसे पहली स्थिति तो अभी यही बनती है कि मई 2026 तक पाकिस्तान किसी भी काम का नहीं है, छोटी मोटी फिर हरकतें करता रहेगा और फिर वो मात खाता रहेगा। और मई 26 के बाद फिर स्थिति और विकट होगी, जब केतु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी और तब विश्व युद्ध शुरू हो चुका होगा। और इस विश्व युद्ध में फिर ये हरकतें खुद तो नहीं करेगा, लेकिन ये चीन के कहने पे आकर इनकी आर्मी चीन के द्वारा लड़ेगी। पैसे खर्च करेगा पाकिस्तान, लड़ेगा चीन। तो ये जो आर्मी है, इस आर्मी पर खर्च पाकिस्तान करेगा और चीन के कहने से, चीन के हथियारों से भारत पर आक्रमण यहाँ से किया जाएगा। ये होगा 2026 से 2027 के बीच में, मई 26 से जुलाई 27 के बीच में। और उसमें जब ये इतना पिटेगा कि फिर टुकड़े होना तो दूर, इसको सीधा ही भारत में मिलाना होगा। और भारत जिस तरीके से अभी गाजा को इजराइल ने कब्जे में कर लिया, वैसे ही पाकिस्तान का हाल वहाँ पर होने वाला है। तो पाकिस्तान के साथ साथ कई और मुस्लिम कंट्रीज़ें भी डूबेंगी। मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, पाकिस्तान का जो साथ देगा डूबेगा। चीन जैसी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई। लेकिन वामपंथियों को समझ में नहीं आता, ये डूबते चले जा रहे हैं। ये किसी चीज़ पर विश्वास करते नहीं हैं, संकेतों पर इनका विश्वास होता नहीं है, तो डूबना इनका निश्चित होता है। और ये पूरी दुनिया में ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आया कि हम ऐसी कौन सी हमने गलती की कि हम पूरी दुनिया में सिमट गए। रूस पूरा था ख़त्म, चीन था आधे से ज़्यादा ख़त्म, भारत में आधे से अधिक था, वहाँ ख़त्म, और कई देशों में इनके पैर उखड़ चुके हैं। और ऐसे में फिर जब ये पाकिस्तान के थ्रू भारत पर आक्रमण करेंगे तो 2-3 तरह से मात की खाएंगे। कुछ कारण हैं। एक तो जब केतु चलेगा तो उस समय में स्थिति होगी कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के राजनेता ये मानसिक रूप से संतुलन खो बैठेंगे और आकस्मिक रूप से कहीं की चीज़ कहीं मारना, कहीं लड़ना, कहीं भिड़ना, कहीं मिसाइल पटकना, कहीं ड्रोन पटकना, ये उनका कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाएगा। और चीन उनको सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेगा। इस सिस्टमेटिक करने की कोशिश करने में चीन अपना नुकसान कर बैठेगा। तो अभी तो 27 तक का पाकिस्तान का भविष्य ये दिख रहा है कि लगातार ये नुकसान की स्थिति में आएगा, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएगा और उधारी इसकी लगातार बढ़ती जाएगी। और जब केतु में उधारी बढ़ती है तो सूर्य की महादशा में जिनको उधारी दी होती है वो लोग पैसा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, अन्यथा ज़मीनों के सौदे करो या नाना प्रकार से दबाव इसमें बनाए जाते हैं। उस दबाव में स्थिति इनकी और विपरीत होगी। और सूर्य की जब महादशा प्रारंभ होगी, और सूर्य चौथे घर का स्वामी है, तृतीय भाव में विराजमान है, तो जब चौथे घर का स्वामी हो तृतीय घर में विराजमान हो या तृतीय घर का स्वामी हो चौथे घर में विराजमान हो, तो उसका अपने परिवार से मिलन हो जाता है। तो फिर संकेत ये है कि उस समय में जब सूर्य की महादशा होगी तब पाकिस्तान का भारत में मिलन हो जाएगा और फिर भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मिलकर एक बड़े देश होंगे। और आने वाले आसपास के देश हैं वो अपने आप धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को स्वीकार करते रहेंगे और एक अखंड भारत की फिर
स्थापना होगी। और यहाँ जो पाकिस्तान में लोगों का डर है कि इन मुस्लिमों को लेकर हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी, तो इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से 2027 जैसे ही प्रारंभ होगा तत्काल इनका कन्वर्सन शुरू हो जाएगा, मूलभूत धर्म में लौटना शुरू हो जाएंगे, सनातन में लौटना शुरू हो जाएंगे। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब सनातन में लौटना शुरू हो जाएंगे और 28 तक आते आते इन लोगों के गिनती के वोट भी इनके नहीं बच पाएंगे। मूल रूप से यदि कोई मुस्लिम में बचेगा तो वो व्यक्ति होगा जो अरबी साइड का मुस्लिम होगा, बाकी के मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ज़्यादा अपने आप को वीर समझेंगे वो फिर इन युद्धों में मारे जाएंगे। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान की जो स्थिति होने वाली है, अब तो आप इंतजार करें कि एक आध बार और ठोकेगा और उसके बाद ये फिर भारत में ही अपने आप विलीन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कब्जा चीन करना चाहेगा तो भारत चीन को तो कब्जा करना नहीं देगा, देश तो उसका ही है। एक भाई की ज़मीन भाई की होती है, दूसरा व्यक्ति थोड़ी उसमें आ सकता है। तो वो स्वाभाविक रूप से वो ज़मीन फिर हमें मिलेगी और हम बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति में फिर मजबूत रहेंगे, स्थिति हमारी मजबूत होती जाएगी। और लेकिन यह युद्ध जब होता है तो जनसंख्या तो कम होती है और नाना प्रकार की समस्याएं भी देखनी पड़ती है, तो उससे भी भारत को दो चार करना पड़ेगा। और स्थिति जो बन रही है उसको जितना धैर्यपूर्वक संभालेंगे उतना ही अच्छा होगा। इन सब में जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन ये दो ऐसे गीदड़ देश हैं जो निगाह लगाकर बैठे रहते हैं कब किसकी स्थिति को कमज़ोर किया जाए। बांग्लादेश को अमेरिका ने निपटा दिया, भारत को निपटाने में भी जॉर्ज सोरोस आया हुआ था, लेकिन भारतीय लोगों का जो दिमाग था वो जॉर्ज सोरोस को ठंडा करके चला गया। आखिरी में उन्हें मुँह की खानी पड़ी और यहाँ से विदा हो गए। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, आग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, काम ही यही है कि भारत में कैसे भी अराजकता फैलाई जा सके, इसलिए बाहर जाकर वह देश की बुराई करते हैं। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, इन सब में 2027 के बाद सुधार आना शुरू होगा और फिर एक संस्कृति बनेगी। वो संस्कृति भी सनातन संस्कृति होगी। हमारे इतिहास को पहले जितने भी इतिहासकार हम देखें, जवाहरलाल नेहरू के टाइम हो, इंदिरा गांधी के टाइम हो, यहाँ के शिक्षा मंत्री और इतिहासकार सब वामपंथी हुआ करते थे। मैक्सिमम शिक्षा मंत्री स्टार्टिंग के तो मुस्लिम ही थे, ताकि भारत के इतिहास को मिटाया जा सके। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई है जो, लेकिन अब 2007 के बाद जब संभलना शुरू हुए तो 2012 के बाद एक नई क्रांति आई और आने वाले समय में फिर कलयुग का समाप्ति काल भी है, सतयुग का प्रारंभ का काल भी है। कलयुग तो नियम अनुसार तो 2012 में समाप्त हो चुका है, लेकिन जो साइलेंस काल है वो 20 साल का है, 2032 तक का। फिर 32 के बाद स्थिति बहुत अच्छी होगी और सनातन को विजयश्री की प्राप्ति होगी, पाकिस्तान वापस भारत में विलय होगा। और जिन लोगों का आपको डर है कि ये लोग आएंगे तो हमारा क्या करेंगे, तो वो लोग इस देश में आ ही नहीं पाएंगे और जो आएंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उसमें निश्चिंत रहें। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए भी नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति के जिंदा रहने के लिए अवश्य है। और उसमें भी बहुत नुकसान सनातन संस्कृति वालों को झेलना पड़ेगा। इसलिए हंसकर और इस तरीके से वर्तमान समय को ना गुजारें, भगवत चिंतन में लगे रहें, भगवान से प्रार्थनाएं करते रहें और आप अपने जिंदा रहने की भी प्रार्थना करें और देश सुरक्षित रहे उसकी भी प्रार्थना आप करें। निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह था पाकिस्तान का भविष्य जो आने वाले समय में होने वाला है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।